हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 9th में आज हम क्या पढ़ेंगे? सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल इस समय हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसका आज तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर क्या है? अपवाह। तो अपवाह, इसमें अब अपवाह किसे कहते हैं? देखिए, अपवाह जो होता है, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। यानी कि निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अपवाह क्या होता है? अपवाह जो शब्द ही है वो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। यानी कि जो निर्धारित, मान लीजिए निर्धारित जलमार्ग है, तो जो जल का प्रवाह इस रास्ते हो रहा है वही क्या कहलाता है? अपवाह कहलाता है। यानी कि निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ अपवाह तंत्र होता है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जो अपवाह का जो कई क्षेत्र होते हैं, अपवाह के कई जलमार्गों का जो जाल होता है, अपवाह के कई जलमार्गों, ये एक जलमार्ग है, इसी तरह से कई जलमार्गों का जो जाल होता है उसी को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह का मतलब क्या होता है? नदियों के कई कई जलमार्गों को क्या कहता है? जल के निर्धारित जलमार्ग के जो कई रूप होते हैं उसी को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। अब देखिए, अब अगर आप भारत के मैप को देखेंगे, भारत के अगर आप भौगोलिक मैप को देखेंगे तो क्या पाएंगे? भारत के भौगोलिक मैप को देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी जो बहुत सारी दिशाओं से जो पानी होता है, प्रवाह, जल का प्रवाह बहुत सारी दिशाओं से छोटे छोटे क्या कहते हैं? छोटे छोटे धाराओं के रूप में आकर मिल जाता है। यानी कि जो कई सारे दिशाओं से मान लीजिए एक यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो कई सारी दिशाओं से जल का प्रवाह क्या होता है? आकर मिल जाता है और एक नदी में आके मिल जाता है। यानी कि और वहां पे जाकर इकट्ठा हो जाता है और फिर आगे उसका जो निकास होता है वो आगे नदियों या तालाबों के माध्यम से वो समुद्र में या महासागर में या झीलों में जाकर मिल जाता है। तो अब देखिए, नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसी को क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल क्या होता है? प्रवाहित होता है, उसी को अपवाह द्रोणी कहते हैं। अब एक ये अपवाह द्रोणी हो गया। अब जैसे नदी द्रोणी है, इसी में नदी द्रोणी किसे कहते हैं? देखिए, वह भौगोलिक क्षेत्र, नदी द्रोणी का मतलब क्या होगा? अपवाह द्रोणी तो नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। नदी तंत्र किसे कहते हैं? नदी तंत्र का मतलब होता है, नदी तंत्र की क्या मतलब होता है? नदी और उसकी सहायक नदियों। नदी एक मुख्य नदी है और उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं उसी को क्या कहते हैं? नदी तंत्र। अब आता है नदी द्रोणी। तो वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर वर्षा का पानी या पर्वतों का बर्फ पिघल कर एक जगह पे आकर इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे वर्षा का पानी और बर्फ पिघल कर एक जगह पे आकर विभिन्न जगहों से आकर एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और फिर वो एक जगह इकट्ठा होने के बाद आगे नदी के रूप में, एक मुख्य नदी के रूप में आगे बहता हुआ किसी किसी समुद्र में या महासागर में या झीलों में विलीन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी। देखिए, नदी द्रोणी इस तरह से, जैसे यहाँ से आ रही है कोई, यहाँ से इधर से, और फिर यहाँ से आगे सभी आते हुए क्या होंगी? सभी आके यहाँ पे मिल गए। यही क्या हो गया? इसी को क्या कहते हैं? द्रोणी, नदी द्रोणी। यानी कि कई जगहों से, किसी क्षेत्र के कई जगहों से पानी क्या होता है? किसी भी माध्यम से आकर, नदी नालों तालाबों के माध्यम से आकर वो क्या होता है? इकट्ठा होके सभी चारों क्षेत्र से आके वो एक मुख्य नदी में आकर मिल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहते हैं। नदी द्रोणी का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न
क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र के विभिन्न भागों से वर्षा का पानी या बर्फ का पानी, बर्फ पिघलते हुए जो पानी के रूप में बदलता है, तो विभिन्न भागों से वो आते हुए तो एक नदी में आकर एक मुख्य जगह पे इकट्ठा होकर एक नदी में मिल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? नदी द्रोणी कहा जाता है। अब देखिए, ये था नदी द्रोणी, इसी को क्या कहेंगे? नदी द्रोणी। अब जो उच्च भूमि होते हैं, उच्च भूमि, जब उच्च भूमि क्या करता है, दो नदी द्रोणियों को, जब उच्च भूमि दो नदी द्रोणियों को जब उच्च भूमि में क्या आता है? पर्वत या पठार, पर्वत आ जाएगा, पठार आ जाएगा, और ऊंचे भूमि भी आ सकते हैं, और जगह पे भूमि क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। तो जब उच्च भूमि दो द्रोणियों को अलग करता है, यानी कि मिलने से रोक देता है, दो द्रोणियों को अलग करता है, उसी को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहा जाता है। जैसे कि ये एक नदी द्रोणी है, ये एक नदी द्रोणी है, और ये एक नदी द्रोणी है। अब यहाँ पे एक क्या है कि मान लीजिए कोई पर्वत हो या पठार हो, ये मान लीजिए पर्वत हो या पठार हो या उच्च भूमि, तो ये क्या करता है? इन द्रोणियों को आपस में मिलने से क्या करता है? रोक देता है। तो इसी को क्या कहते हैं? जल विभाजक। इसको क्या कहेंगे? जल विभाजक। यानी कि जब एक कोई उच्च भूमि हो, चाहे वो पठार ही ले लें या पर्वत ही कोई भी हो, जब वो दो द्रोणियों को आपस में मिलने से रोकता है, उसी को क्या कहते हैं? जल विभाजक। द्रोणी किसे कहते हैं? मैंने क्या बताया कि वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे नदियों का जहाँ पे वर्षा का या पर्वतों का जल इकट्ठा होकर विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा हो जाता है, और नदी के रूप में, मुख्य नदी के रूप में आगे बढ़ते हुए चला जाता है, और समुद्र में या झीलों में समा जाता है, समाप्त हो जाता है, वही क्या कहलाता है? नदी द्रोणी कहलाता है। तो ये एक नदी द्रोणी है, जहाँ से विभिन्न क्षेत्रों से पानी क्या हो रहा है? छोटे छोटे रूपों में आकर इकट्ठा हो रहा है, नदी का तालाब यहाँ भी, ये नदी द्रोणी है। और जब इनके बीच कोई उच्च भूमि आ जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? जल विभाजक कहा जाता है। तो ये था नदी द्रोणी और जल विभाजक। और अपवाह, मैंने पहले बताया कि अपवाह किसे कहते हैं? निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल का जो प्रवाह होता है, मान लीजिए जलमार्ग है, ऐसे जल का प्रवाह हो रहा है, किसी क्या कहते हैं? अपवाह कहा जाता है। तो ये था। अब है भारत में अपवाह तंत्र। भारत में अपवाह तंत्र। अगला है भारत में अपवाह तंत्र। देखिए, भारत में जो अपवाह तंत्र का नियंत्रण करना भौगोलिक आकृतियों के आधार पे किया जाता है। भारत में जो इसका नियंत्रण किया था, किसके आधार पर किया था? भारत में अपवाह तंत्र का जो नियंत्रण किया था, भौगोलिक आधार पे किया जाता है। और इस आधार पे भारतीय नदियों को दो मुख्य नदियों में बांटा गया है, दो प्रकार की नदियों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है हिमालयी नदियां, और दूसरा क्या है? एक है हिमालयी नदियां, और दूसरा क्या है? क्या कहते हैं? हाँ, प्रायद्वीपीय नदियां। तो दो प्रकार की नदियां। अब देखिए, ये जो हिमालयी नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इन दोनों में अंतर है, क्योंकि इनका जो निर्माण होता है वो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से होता है,
तो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से निर्माण होने के कारण इनमें अंतर पाया जाता है। अब देखिए, जो हिमालयी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? हिमालय जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत के आसपास से निकलती हैं, और इन नदियों में जो पानी होता है वो वर्ष भर होता है। इन्हें 12मासी नदियां कहा जाता है। हिमालयी नदियों को, ये हिमालय पर्वतों से निकलती हैं और इनमें जो पानी होता है वो 12 महीने होता है, इसलिए इन्हें 12मासी नदियां कहा जाता है। इनमें पानी का जो नदियों में पानी जो आता है उसके वो दो रूप हैं, दो रूपों से आता है, दो कारणों से आता है। एक तो वर्षा के जल से और एक जो हिम है उसके पिघलने से। इसलिए 12 महीने क्या होता है, इनका जल सूखता नहीं है। अब जो हिमालयी नदियों में जो दो मुख्य नदी है वो कौन कौन है? एक है ब्रह्मपुत्र, एक है सिंध। ये दो मुख्य हिमालयी नदियां हैं। और देखिए, अब ये दो नदियां निकलती कहाँ है? ये दो नदियां जो हैं वो पर्वतों के उत्तर भाग से निकलती हैं। जो हिमालय पर्वत है उसके उत्तरी भाग से ये दोनों नदियां निकलती हैं। कौन कौन? ब्रह्मपुत्र और सिंध। और ये पहाड़ों को काट कर गार्ज का निर्माण करती हैं। गार्ज क्या होता है? गार्ज का मतलब होता है घाटी। तो ये दोनों नदियां क्या करती हैं? पहाड़ों को काटकर गार्ज का निर्माण करती हैं। अब ये नदियां उत्तरी भागों में बहती हुई अपर्दन की क्रिया करती हैं। उत्तरी क्षेत्र, अब देखिए ये जो नदियां हैं काफी लंबी होती हैं, हिमालयी नदियां काफी लंबी होती हैं और अपने जहां से ये निकलती हैं वहां से ये समुद्र तक का रास्ता तय करती हैं, समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। और जब ये उत्तर की तरफ बहते हुए क्या करती हैं? अपर्दन की क्रिया करती हैं, मतलब मिट्टी का कटाव करती हैं और अपने साथ बालू और सिल्ट बहाकर ले जाती हैं। कौन सी नदियां? हिमालयी नदियां अपने साथ क्या करती हैं? बालू और सिल्ट बहाकर ले जाती हैं और बालू या सिल्ट का संवहन करती हैं। इसके साथ मध्य भाग और निचले भागों में ये क्या करती हैं? ये ब्रह्मपुत्र नदियां यानी हिमालयी नदियां या ब्रह्मपुत्र या सिंध नदियां मध्य भाग और निचले भागों में ये पहुंचकर विसर्प, गोखुर झील या अन्य प्रकार की मैदानों में, बाढ़ के मैदानों में आकृतियों का निक्षेपण करती हैं। देखिए ऐसे ये है, ये देखिए ये है। अब देखिए यहाँ से क्या करती हैं? ये नदी का मान लीजिए स्रोत है, यहाँ से नदियां निकलती हैं, ये नदियों का स्रोत है। उसके पश्चात ये ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग, ये मध्य भाग है, ये निचला भाग है। तो जब नदियां जहां से निकलती हैं वहां पे क्या होता है? ज्यादा ढाल होता है। जहां से नदियां निकलती हैं वहां पे ज्यादा ढाल होता है। तो ये कैसे बहती हैं? इस तरह से, यानी कि यहाँ पे निचले भाग में ये क्या करती हैं? निचले भाग में ये डेल्टा का निर्माण करती हैं और मध्य भाग में गोखुर झील या गोखुर झील, ये मध्य भाग में गोखुर झील का निर्माण करती हैं और यहीं पे क्या करती हैं? विसर्प का निर्माण करती हैं। विसर्प का मतलब क्या होता है? कि नदियां दाएं बाएं होकर बहती हैं, यानी कि अंग्रेजी के यस आकार का, ऐसे। विसर्प का मतलब क्या होता है? कि जो नदियां होती हैं वो यस आकार की बहती हैं और ये क्रिया अधिकतर कहाँ होती है? मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ मध्य भाग में ये गोखुर झील का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से ये नदियां का जहां से उत्पत्ति होती है, यहाँ से वहां से तेजी से जहां से नदियों को उत्पत्ति होगी, यानी कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से उनकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि वहां पे ढाल ज्यादा होता है तो उनकी गति तेज होती है, उनकी गति तेज होती है और लगभग वो सीधी बहती है, बहुत ही कम इनकी मोड़ होता है। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं वहां पे ढाल कम होता है, तो वहां पे ये यस आकार का निर्माण करती है, ज्यादा घूम के इस तरह से बहना चालू करती है, यानी कि विसर्प के आकृति का निर्माण करती हैं। तो ये कौन सी नदियां करती हैं? ये हिमालयी नदियां करती हैं, मुख्य रूप से जो मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? सिंध और ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ये थी हिमालयी नदियां। अब आता है
प्रायद्वीपीय नदियां। देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो हिमालयी नदियों की तुलना में 12 महीने इन नदियों में पानी नहीं रहता। ये जो नदियां होती हैं वो शुष्क मौसम में, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, गर्मियों के मौसम में इन नदियों की जो इन प्रायद्वीपीय नदियों में जो बड़ी नदियां होती हैं उनका पानी जलस्तर एकदम घट जाता है और एक नाले के रूप में, यानी कि बहुत ही इनमें पानी कम हो जाता है, नाले के रूप में ये बहना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड किस पे रहती हैं, जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये वर्षा के पानी पे ही डिपेंड रहती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदियां जो होती हैं वो हिमालय नदियों की तुलना में, प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती हैं, हिमालय नदियों की तुलना में छोटी होती हैं और कम गहरी होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों की तुलना में छोटी होती हैं और कम गहरी होती हैं। इसके अलावा ये निकलती कहाँ से हैं, ये केंद्रीय मध्य भूमि से निकलती हैं। भारत के ये केंद्रीय अधिक जो इनमें से कुछ नदियां, प्रायद्वीपीय नदियों में से कुछ नदियां हैं वो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं और कहाँ पे जाकर प्रवेश करती हैं, पश्चिम की तरफ चली जाती हैं। पश्चिम का मतलब अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। जबकि जो अन्य नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियों में अन्य जो बहुत सारी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं, कह सकते हैं कि अधिकांश नदियां, अधिकतर नदियां वो कहाँ से निकलती हैं, वो पश्चिमी घाटों से निकलती हैं। कुछ नदियां कहां से निकलती हैं, केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं जो अरब सागर में पश्चिम की तरफ जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। लेकिन बहुत सारी नदियां कहां से निकलती हैं, पश्चिमी घाटों से निकलती हैं। सॉरी, ये जो केंद्रीय मध्य भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि से बहुत कुछ नदियां निकलती हैं वो पश्चिम की तरफ जाकर अरब सागर में गिरती हैं और जो पश्चिमी घाटों से, अधिकांश नदियां पश्चिमी घाटों से निकलती हैं वो कहां पे चली जाती हैं, वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इनमें से प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ नदियां जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं पश्चिम की तरफ चली जाती हैं अरब सागर में, और जो पश्चिमी घाटों से निकलती हैं वो किधर चली जाती हैं, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये दो मुख्य बातें याद रखिएगा कि जो केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं पश्चिम की तरफ अरब सागर में चली जाती हैं और जो पश्चिमी घाटों से निकलती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, वो पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये था। अब है हिमालय की नदियां। अब हम हिमालय की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिमालय के जो कुछ महत्वपूर्ण नदियां उनमें कौन कौन है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गंगा और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ये जो होती है नदियां होती हैं ये काफी लंबी होती हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां होती है। जो तीनों नदियां हैं वो काफी लंबी है, काफी बड़ी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यही नदियां क्या करती है, ये नदियां जो मुख्य नदियां होती हैं और इसकी सहायक नदियां क्या कहलाती हैं, नदी तंत्र कहलाती है। मैंने पहले बताया कि नदी तंत्र किसे कहते हैं, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहा जाता है। तो अब ये जो तीन मुख्य नदियों के बारे में मैंने बताया, इसमें से हम तीनों के बारे में अब जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले नंबर पे कौन सा नदी आता है, सिंधु। हिमालय की ये तीनों नदियां की कौन सी नदियां हैं, हिमालयी नदियां हैं। तो अब इसमें सिंधु, सिंधु नदी तंत्र। अब देखिए, सिंधु नदी जो है वो कहां से निकलती है, सिंधु जो नदी है वो मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर के पास तिब्बत से। और इसके पश्चात क्या होता है,
मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती हुई यह नदी कहाँ पे प्रवेश करती है, पश्चिम की तरफ बहती हुई यह भारत के कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर और फिर लद्दाख में प्रवेश करती है। ये कहां से निकलती है, मानसरोवर के पास तिब्बत से निकलती है और वहां से, क्योंकि ऐसे जो मैप है, सॉरी ऐसे जो पर्वत है, तो ये कहां से निकलती है, यहाँ से हिमालय पर्वत के उत्तर साइड से निकलती है, तिब्बत के पास से निकलती है, फिर ये क्या आती है, पश्चिम की तरफ आती हुई, पश्चिम की तरफ बढ़ती हुई कहां आती है, भारत में कश्मीर में प्रवेश करती है, पश्चिम की तरफ बढ़ती है, कश्मीर के पश्चात लद्दाख में प्रवेश करती है और यहीं भी एक बहुत ही विशाल और सुंदर गार्ज का निर्माण करती है। मैंने पहले ही बताया गार्ज क्या होता है, गार्ज का मतलब घाटी से संबंधित होता है। तो यहाँ पे कश्मीर और लद्दाख में आकर एक सुंदर गार्ज का निर्माण करती है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसकी कुछ सहायक नदियां, कुछ नदियां इसमें मिल जाती है, जिनमें कौन कौन सी नदियां, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, ये जो 4 नदियां हैं वो कहां पे, सिंध नदी में आकर मिल जाती है, यानी कि नदी द्रोणी द्वारा, नदी तंत्र द्वारा ये सिंध नदी में आकर मिल जाती हैं। और इसके पश्चात क्या होता है, ये इसके पश्चात मिलने के बाद ये जो नदियां, ये जो सिंध नदी है वो बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए पर्वतीय क्षेत्र से निकल जाती है, यानी कि बाहर आ जाती है। अब गिलगित और बलूचिस्तान कहाँ है, बलूचिस्तान, गिलगित, ये जो 2 भाग हैं ये इस समय पाकिस्तान में शामिल है, यानी कि ये जो गिलगित है और बलूचिस्तान है कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो जो सिंध नदी है वो बलूचिस्तान और गिलगित से होते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के बाहर निकल जाती है। इसके बाद ये क्या करती है, ये जो पांच प्रमुख नदियां हैं भारत की, सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम, ये पांचों नदी क्या होती है, आपस में मिलकर, ये पांचों नदी आपस में मिल जाती हैं और पाकिस्तान के मिठानकोट में, ये क्या करती हैं, आपस में सिंध नदी से मिल जाती हैं। पहले क्या होता है कि जो 5 भारत की नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, ये आपस में मिल जाती हैं। आपस में मिलने के बाद ये नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो फिर पाकिस्तान के मिठानकोट में आके सिंध नदी से मिल जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, सिंध नदी दक्षिण की तरफ बहती है। इसके पश्चात सिंध नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई कराची के पूर्व में आके, दक्षिण की तरफ सिंध नदी बहती हुई कराची जो पाकिस्तान में पड़ता है, कराची के पूर्व में आके वो अरब सागर में विलीन हो जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। इस तरह से सिंध नदी इन क्षेत्रों से होते हुए भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए फिर बलूचिस्तान और गिलगित से होते हुए फिर मिठानकोट से होते हुए कराची से के पूर्व से होते हुए कहाँ चली जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। और जो सिंध नदी है वो क्या है, सिंध नदी का ढाल बहुत ही कम है, यानी कि सिंध नदी क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के बाद से जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है उसका ढाल बहुत ही कम हो जाता है। और इसके अलावा सिंध नदी का जो 1/3 हिस्सा है, सिंध नदी का 1/3 हिस्सा भारत के पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, 1/3 हिस्सा पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, 1/3 से कुछ ज्यादा हम कह सकते हैं पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में है, बाकी शेष कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और जो सिंध नदी है इसकी लंबाई कितनी है, सिंध नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। तो ये था सिंध नदी और उसका जो नदी तंत्र है वो। अब अगला हम क्या पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। चार थोड़ा गड़बड़ है, गंगा नदी तंत्र। दूसरा है गंगा। देखिए
अब जो गंगा है उसका जो मुख्य, गंगा का क्या कहते हैं, मुख्य जो गंगा को हाँ, गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी, गंगा की जो मुख्य धारा है भागीरथी वो कहाँ से निकलती है, वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। जो गंगा की मुख्य धारा है भागीरथी वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। और इसके बाद अलकनंदा देवप्रयाग में, अलकनंदा जो है दूसरा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में, अलकनंदा देखिए भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है और जो अलकनंदा है उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर भागीरथी से मिल जाती है। इसके पश्चात क्या होता है, गंगा नदी फिर क्या करती है, गंगा नदी इलाहाबाद में आके, गंगा नदी इलाहाबाद में आके मैदानी भागों में प्रवेश करती है। भागीरथी से मिल जाती है कौन, अलकनंदा। और उसके बाद जो गंगा नदी है वो हरिद्वार में आकर, सॉरी इलाहाबाद मैंने कहा, हरिद्वार में आकर, इलाहाबाद में तो यमुना मिलती है गंगा से, ये जो है अलकनंदा और भागीरथी आपस में हरिद्वार में आकर क्या करती हैं, यानी कि गंगा के रूप में बदल जाती हैं। जैसे ही एक तरफ से मान लीजिए आ रहा है भागीरथी और एक अलकनंदा, और फिर क्या होता है, एक गंगा नदी का निर्माण होता है। उसके बाद यही गंगा नदी क्या होती है, हरिद्वार में आकर पर्वतीय क्षेत्रों को पार करते हुए हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अब जो गंगा नदी है हिमालय नदी, हिमालय से बहुत सारी नदियां आके गंगा से मिल जाती हैं। हिमालय से गंगा नदी कहाँ पे, हरिद्वार में आके मैदान में प्रवेश करती है। उसके पश्चात हिमालय से बहुत सारी नदियां जो निकली हुई हैं वो गंगा नदी में मिल जाती है, जिनमें कौन कौन सी नदी है, यमुना, घाघरा, कोसी, गंडक, ये मुख्य 4 नदियां हैं जो गंगा में आकर मिल जाती है। अब जो यमुना है वो कहाँ से निकलता है, यमुना जो नदी है कहाँ से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री हिमालय से निकलती है और गंगा के दाहिने साइड से समानांतर बहती हुई इलाहाबाद में आकर वो कहाँ से, गंगा से मिल जाती है। यानी कि यमुना गंगा के दाहिने साइड से समानांतर बहती हुई चली जाती है। समानांतर का मतलब क्या होता है, उसके साथ यानी कि लंबाई, यानी कि उसके जो दूरी है वो कम या अधिक नहीं होनी चाहिए, उसी के सामने इस तरह से बहती हुई चली जाती है। और इलाहाबाद में आकर यमुना क्या गंगा से मिल जाती है। बाकी ये जो 3 नदियां हैं घाघरा, कोसी और गंडक, ये कहाँ से निकलती है, ये नेपाल के हिमालय से निकलती है। ये अन्य 3 नदियां, यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जो घाघरा, कोसी और गंडक है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। ये जो नदियां हैं वो भारत के उत्तरी भागों में बाढ़, इन्हीं नदियों के कारण कह सकते हैं कि भारत के उत्तरी भागों में जो बाढ़ आता है वो इन नदियों के कारण आता है, घाघरा, कोसी और गंडक। और इस बाढ़ के कारण काफी जान और माल की भारत में हानि होती है। हालांकि ये नदियां जो हैं वे अपने साथ क्या लाती हैं, उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं, जो कृषि के लिए काफी लाभदायक होता है। इसी तरह से अब जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो जो प्रायद्वीपीय, गंगा की जो प्रायद्वीपीय नदियां, जो सहायक नदियां हैं उनमें कौन कौन, चंबल, बेतवा और सोन। चंबल, बेतवा, सोन, ये जो 3 नदियां हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां, जो गंगा की सहायक नदियां हैं। ये नदियां जो होती हैं काफी शुष्क होती हैं और ये नदियां शुष्क भी होती हैं और इन नदियों की लंबाई भी काफी छोटी होती है। और ये जो नदियां हैं इनमें पानी भी बहुत ही कम होता है। तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं और ये हिमालयी नदियां हैं जो गंगा की सहायक नदियां हैं। तो अब इसके पश्चात क्या होता है, हिमालयी नदियां और
प्रायद्वीपीय नदियां गंगा में मिल जाती है। इसके पश्चात गंगा को दोनों साइडों से पानी मिलता है, यानी कि दाहिने और बाएं, दाएं और बाएं दोनों साइड से जब इन्हें पानी मिलता है, गंगा को पानी मिलता है, तो क्या होता है, ये गंगा आगे की तरफ बढ़ती हुई दोनों साइड से दाएं और बाएं से जब इन्हें पानी मिलता है गंगा को, तो आगे की तरफ बढ़ती हुई कहां पे चली जाती है, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद क्या होता है, गंगा दो भागों में बट जाती है, एक हुगली भागीरथी पश्चिम बंगाल में आके गंगा दो भागों में बट जाती है। एक हुगली जो भागीरथी होती है वो दक्षिण की तरफ बहती हुई डेल्टा के मैदानों के रास्ते को जाके कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। जो हुगली भागीरथी है वो डेल्टा के मैदान से दक्षिण की तरफ बहती हुई डेल्टा के मैदान से होती हुई कहां चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और जो मुख्य धारा है गंगा का, जो मुख्य धारा है वो कहां, गंगा का मुख्य धारा भी दक्षिण की तरफ बहती हुई बांग्लादेश में पहुंचती है। गंगा की मुख्य धारा कहां जाती है, दक्षिण की तरफ बहती हुई बांग्लादेश में पहुंचती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो गंगा नदी से आके बांग्लादेश में मिल जाता है। और दोनों नदियां विलीन होने से पूर्व क्या करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बांग्लादेश में आपस में मिल जाती हैं और समुद्र में विलीन होने से पहले ये मेघना का निर्माण करती है, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पे मिलती है उसी को क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है। इसके पश्चात ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अब यही जो दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनके द्वारा संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाया गया है उसे क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा। वो किसके द्वारा बनाया गया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। अब देखिए गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, गंगा नदी की लंबाई है 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, लगभग 2500 किलोमीटर। सिंध नदी की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। देखिए अब अंबाला जो है, अंबाला नगर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, अंबाला जो नगर है गंगा नदी और सिंध नदी के बीच जल विभाजन पर स्थित है। जल विभाजन का मतलब मैंने क्या बताया कि जब दो नदियों के बीच कोई उच्च भूमि आ जाती है, दो नदी द्रोणियों के बीच उच्च भूमि आ जाती है और दोनों को आपस में मिलने से रोकती है, उसी को क्या कहते हैं, जल विभाजन। तो जो अंबाला नगर है वो गंगा नदी और सिंध नदी के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अब अंबाला नगर से जो मैदानी भाग है, अंबाला नगर से डेल्टाई मैदानी भाग है, उसकी दूरी कितनी है, 1800 मीटर। और 1800 मीटर इनके बीच की दूरी है अंबाला नगर से जो डेल्टाई मैदान है। और अगर ढाल की बात की जाए तो ढाल कितनी है, 600 मीटर। 1800 किलोमीटर की दूरी है अंबाला नगर से जो मैदानी भाग है डेल्टाई मैदानी भाग, उसकी दूरी कितनी है, 1800 मीटर। अगर ढाल की बात की जाए तो कितनी है, 600 मीटर। यानी कि उस हिसाब से अगर कहा जाए 1800 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद ढाल बहुत ही कम है। कितनी है, 600 मीटर नहीं है, 300 मीटर है। तो हवा चल रहा है, हाँ, तो 1800 मीटर के बीच की दूरी है कहां से कहां तक, अंबाला नगर से कहां तक, जो डेल्टाई मैदान है उसकी दूरी 1800 मीटर है। और जो ढाल की बात की जाए वहां से अंबाला नगर से डेल्टाई क्षेत्र के बीच के जो ढाल की बात की है तो कितनी है, 300 मीटर है। तो इस हिसाब से ढाल जो है बहुत ही कम है। तो ये था गंगा नदी तंत्र। अब अगला लास्ट है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब क्या होता है, नदियों और उसके मुख्य नदी और उसके सहायक नदियों को क्या कहा जाता है, नदी तंत्र कहा जाता है। तो अब आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका जो निकलने का, वो कहां से निकलता है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पूर्व तिब्बत
के मानसरोवर के पूर्व और सिंधु और सतलज के स्रोतों के नजदीक से यह निकलता है। कहां से ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर के पूर्व में और सिंधु और सतलज नदी के जो स्रोत है उसके नजदीक से निकलती हैं। उसके पश्चात अब जो सिंधु नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो सिंधु नदी से बड़ी है, लंबी है। ब्रह्मपुत्र नदी सिंधु नदी की तुलना में लंबी है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अधिकतर भारत के बाहर ही बहती है। सिंधु नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती है? एक तो अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है? असम में। ज्यादातर जो इसके हिस्से हैं वो भारत से बाहर होते हैं। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय की, ये भी उत्तरी हिस्से से निकलती हुई ये हिमालय के समानांतर कहाँ बहती है? पूर्व की ओर बहती हुई। जो इसके बहने का जगह है वो कहां से? हिमालय के उत्तर से निकल के, मानसरोवर के निकट से निकल के ये पूरब की तरफ हिमालय के समानांतर बहती हुई अचानक से यस क्या कहते हैं अंग्रेजी में, यू के आकार का मोड़ लेती है, यानी कि ऐसे बहती हुई यू के आकार का मोड़ लेती है और कहां पहुंच जाती है? यू आकार का मोड़ लेते हुए कहा जाती है? यू आकार का मोड़ लेते हुए नामचा 12वां शिखर को क्रॉस करते हुए, नामचा 12वां शिखर ऐसे हिमालय के समानांतर बहती हुई अचानक से नामचा 12वां शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,757 मीटर, उसको क्रॉस करते हुए अचानक यू आकार का मोड़ लेती है। इस तरह से यू आकार का मोड़ लेती है और कहां पे प्रवेश करती है? भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो यहाँ पे इसका नाम क्या रखा जाता है? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यहाँ पे दिवांग, लोहित, केनुला और अन्य, यानी कि दिवांग, यहाँ पे ये हिमालय के समानांतर बहती हुई नामचा 12वां शिखर जो 7,757 मीटर इसको क्रॉस करती है, यह आकार का मोड़ लेती है, कहां प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जैसे इसी का जिसमें अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसे कौन सा नाम दिया गया? दिहांग। उसके पश्चात ये दिवांग नदी, लोहित नदी और केनुला तथा अन्य नदियों के साथ मिलकर यह अन्य नदियां जो है दिवांग, लोहित और केनुला, वह इस दिहांग नदी में मिल जाती हैं। दिहांग नदी में ये जो कुछ नदियां हैं वो सहायक नदी का काम करती हैं। ये सभी नदियां दिहांग नदी में मिल जाती हैं और असम में आके, जब ये असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। असम में इसी दिहांग नदी को, जो तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के पूर्व से निकलती है, वो यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग, और जब ये तीन नदियां इससे मिल जाती हैं और जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे कौन सा नाम दिया जाता है? ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अन्य कई नाम है, जैसे तिब्बत में से कौन सा क्या नाम दिया गया है? तिब्बत जहां से निकलती है वहां पे इसे सेंगपो कहा जाता है। गंगा नदी को क्या, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तिब्बत में सेंगपो। और ब्रह्मपुत्र नदी को वहां पे बांग्लादेश में क्या नाम दिया गया है? जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं दिहांग कहा जाता है। जब ये नदियां, कुछ नदियां दिवांग, लोहित और केनुला असम में मिलती हैं, आपस में मिलके दिहांग नदी मिलती है तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जहां से निकलती है तिब्बत से सेंगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में इसे कौन सा नाम दिया गया है? जमुना के नाम से जाना जाता है। अब है, देखिए, जो तिब्बत है एक शीत और शुष्क क्षेत्र है, यानी कि तिब्बत एक ठंड प्रदेश है और शुष्क प्रदेश है, जिसके कारण यहाँ पे सिल्ट की मात्रा यहाँ पे जब इसे ब्रह्मपुत्र नदी है उस नदी के पानी में सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है। तिब्बत एक शुष्क और ठंडा प्रदेश है तो वहां पे नदियों के पानी में सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है। क्योंकि ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है, भारत के ज्यादातर वर्षा क्षेत्रों से होकर गुजरती है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो वहां पे आने पे, भारत में आने पे क्या होता है कि सिल्ट की मात्रा बढ़ जाता है। भारत में क्या होता है? सिल्ट की मात्रा बढ़ जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र है असम में कई धाराओं में आकर बहती है।
ब्रह्मपुत्र जो नदी है असम में कई धाराओं में बहती है और कई बड़ी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र असम में कई धाराओं में बहती है और नदी द्वीपों का निर्माण करती है। अब क्या होता है देखिए, प्रत्येक वर्षा ऋतु में क्या होता है, ये नदी जो होता है, नदी जो है वो अपने किनारों के ऊपर से बहती है। प्रत्येक वर्षा का जब मौसम आता है तो ये नदी अपने किनारों के ऊपर से बहती है और ऊपर से बहने के कारण इसके ऊपर से क्यों बहती है, क्योंकि इसके नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, तो किनारों के ऊपर से बहती है और अपने अगल बगल से, मुख्य रूप से असम और बांग्लादेश में, असम में, भारत के असम राज्य में और बांग्लादेश में काफी बाढ़ आता है। इस नदी के कारण काफी बाढ़ आता है, काफी तबाही होती है, काफी जान और माल की क्षति होती है। वो किस नदी के कारण होता है? ब्रह्मपुत्र नदी के कारण। तो देखिए, उत्तर भारत की अन्य नदियों की तुलना में, या ये कहें कि उत्तर भारत के विपरीत ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो सिल्ट का निक्षेपण अधिक होता है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं उसके तुलना में या उसके विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट का निक्षेपण अधिक होता है। इसलिए क्या होता है कि बार बार ये धारा, इसके धारा के मार्ग में परिवर्तन होता रहता है। तो ये था आज का जो हिमालयी नदियां थी, मुख्य नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अगला जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय कुछ नदियां हैं उसके बारे में, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये कुछ नदियां हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।